मैं वीडियो में इसका एसएमपीएस का जो वर्किंग प्रोसीड्यूर बताऊंगा, वो देखने के बाद आपको एसएमपीएस का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। आप एक टेक्नीशियन है या कोई फ्रेशर है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सब्सक्राइब करें न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स लैब चैनल को, देखते रहे हमारे होम अप्लायंस रिपेयरिंग रिलेटेड वीडियोस। दोस्तों, मैं सुदीप न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स लैब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं जो टॉपिक के ऊपर आपके साथ डिस्कस करूँगा वो है एलईडी एलसीडी टीवी का जो मदरबोर्ड है उसका पावर सप्लाई के बारे में। एलईडी एलसीडी टीवी का काम अगर आप यूट्यूब वीडियो देख के सीखना चाहते हैं तो आपको हर एक सेक्शन के बारे में जानकारी रहना चाहिए। अगर सेक्शन के बारे में आपको जानकारी नहीं रहेगा तो आप काम नहीं सीख पाइएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। फ्रेंड्स, यही कॉम्बो बोर्ड होता है। कॉम्बो बोर्ड मतलब ये इस बोर्ड के अंदर ही आपका पावर सप्लाई सेक्शन बना हुआ है। देखिए, पावर सप्लाई सेक्शन बना हुआ है। इस बोर्ड के अंदर ही आपका बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन भी बना हुआ है। तो ये पावर सप्लाई सेक्शन अगर बाहर में रहता तो एडाप्टर से चलता, वही एडाप्टर का पावर सप्लाई सेक्शन इसके अंदर इनबिल्ट कर दिया है, बस और कुछ नहीं है। तो इस पावर सप्लाई सेक्शन के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि AC 220 इनसे कैसे वो DC बनता है। देखिए, अगर आप नया टेक्नीशियन है और LCD LED टीवी का काम सीख रहे हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो आप सीख नहीं पाइएगा, क्योंकि बेसिक थ्योरी आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप ढूंढते रह जाइएगा कहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर थ्योरी आपको मालूम है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पावर सप्लाई को मैं अभी ट्रेसिंग करके बताऊंगा। देखिए, इस पॉइंट से लाइन और न्यूट्रल इन होता है, मतलब AC 220 लाइन। तो इस पॉइंट से ही मैं मेजरमेंट करते करते जाऊंगा। पहले मैं बोर्ड को खोल लेता हूँ और उसके बाद पावर सप्लाई सेक्शन के बारे में टेस्टिंग करते हुए आपको बताता हूँ। मैंने आपको समझाने के लिए देखिए बोर्ड को पूरा खोल के निकाल दिया। आप अच्छी तरह से समझने का कोशिश कीजिए पावर सप्लाई को। मैं ट्रेसिंग के द्वारा इसको समझाऊंगा। मैं मीटर शायद आपको नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि कैमरा और बोर्ड मीटर एक साथ आता नहीं है। तो मीटर का आप कंटिन्यूटी का साउंड फॉलो कीजिएगा। काम सीखने के लिए पहले सिंपल एसएमपीएस के ऊपर आपको जानकारी प्राप्त करना होगा, पहले ही कॉम्प्लेक्स नहीं। ऐसे कॉम्बो बोर्ड में सिंपल एसएमपीएस रहता है, कॉम्प्लेक्स भी रहता है। अगर सर्किट थोड़ा बड़ा हो, टीवी थोड़ा बड़ा हो, जैसे एलसीडी में होता था, उसमें कॉम्प्लेक्स सर्किट होता था, क्योंकि उसमें करंट कंजम्पशन ज़्यादा चाहिए होता था। तो अगर आप बेसिक चीज़ों को, एसएमपीएस का बेसिक क्या है उसको अगर आप समझ जाएंगे तो आप कॉम्प्लेक्स का भी काम कर पाइएगा। एसएमपीएस का मतलब है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका जो आउटपुट होता है एसएमपीएस का, ये हमेशा स्टेबल रहता है। यही एसएमपीएस का नियम है। और हाई फ्रीक्वेंसी में प्राइमरी में स्विचिंग करवाया जाता है, उसी के वजह से हम लोगों को हाई एम्पियर भी प्राप्त होता है एसएमपीएस से। मतलब छोटा पावर सप्लाई से ज़्यादा एम्पियर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए एसएमपीएस बनाया हुआ जाता है। जो पावर सप्लाई सेक्शन है ये यहाँ बना हुआ है। पावर सप्लाई सेक्शन का दो साइड होता है, एक होता है इसका हॉट साइड, एक होता है इसका कोल्ड साइड। देखिए, इसमें लिखा भी है, मैं आपको पीछे की तरफ दिखा देता हूँ। और देखिए, पावर सप्लाई में एक मार्किंग किया हुआ रहता है। ये मार्किंग को आप देखिए, ऐसा मार्किंग किया हुआ रहता है जो ठीक चॉपर के नीचे से चला जाता है। एकदम चॉपर के नीचे से ये मार्किंग चला जाता है। देखिए, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। पीछे के तरफ से आप मार्किंग को अच्छी तरह से देख सकेंगे। देखिए, ये मार्किंग है। ऐसा मार्किंग 99% बोर्ड में ही रहता है। इसका मतलब क्या है, इस मार्किंग का इस तरफ, मतलब मार्किंग का इस अंडर में जो है ये हॉट साइड है,
ये हॉट साइड, देखिए हॉट लिखा हुआ है, ये उल्टा लग रहा है, इसमें हॉट लिखा हुआ है। मतलब इधर में सब हाई वोल्टेज का काम है, सब हाई वोल्टेज का काम है। इधर में जो भी काम हो रहा है सब हाई वोल्टेज का काम है। और इधर में देखिए कोल्ड लिखा हुआ है, मतलब इसमें सब लो वोल्टेज का काम है, सब लो वोल्टेज का काम है इस साइड में बोर्ड का। तो दो पार्ट, हॉट पार्ट और कोल्ड पार्ट। ये पावर सप्लाई इन वाला पोर्ट है, AC 220 लाइन यहाँ से डायरेक्ट इन होता है। तो ये दोनों पॉइंट से हम लोग को ट्रेस करते जाना है कि लाइन और न्यूट्रल कैसे जा रहा है। देखिए इधर में देखिए, आप पहले देख लीजिए, ये इनपुट वाला पोर्ट है लाइन और न्यूट्रल का, ये फिल्टर कॉइल है लाइन न्यूट्रल का, ये एक नॉन पोलर कैपेसिटर है। इधर में देखिए एक आपका थर्मल फ्यूज भी लगा हुआ है, तरह तरह टाइप का थर्मल फ्यूज हो सकता है इधर में देखिए एक बड़ा वाला फिल्टर कैपेसिटर है। और ये फिल्टर जो लाइन फिल्टर कॉइल है उसके बाद ही देखिए एक SMD कंपोनेंट है, ये SMD कंपोनेंट है। ये SMD कंपोनेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कंपोनेंट का देखिए एक इनपुट है, देखिए इधर में 2 पॉइंट है, एक आउटपुट है। इधर में 2 पॉइंट इनपुट, 2 पॉइंट आउटपुट है। ये है ब्रिज रेक्टिफायर मॉड्यूल, मतलब इसमें AC इन होता है, जब निकलता है तो DC बन के, मतलब प्लस माइनस बन के वो निकलता है। ऑल्टरनेटिंग करंट इन होता है, प्लस माइनस DC बन के वो निकलता है। अच्छा चलिए अभी ट्रेसिंग करते हैं लाइन और न्यूट्रल को कैसे ये बनता है। पहले EMI फिल्टर सेक्शन को देखते हैं। मल्टीमीटर को मैंने कंटिन्यूटी मोड में सेट कर दिया है, देखिए बीप साउंड आपको सुनाई दे रहा है। अब मैंने बोर्ड को पीछे की तरफ पलट दिया है, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लेना है, किसी भी एक पॉइंट को। जैसे मैंने लाइन और न्यूट्रल के अंदर किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लिया है, देखिए मैंने किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लिया। अभी जो कॉइल है, कॉइल का 2 पॉइंट है, एक लाइन के लिए है, एक न्यूट्रल के लिए है। मतलब इसमें 2 कॉइल है, सेपरेट है, 2 कॉइल सेपरेट है, एक के साथ एक का कोई रिलेशन नहीं है। मतलब लाइन के लिए एक कॉइल है, न्यूट्रल के लिए एक कॉइल है। एक पॉइंट मैंने पकड़ लिया लाइन और न्यूट्रल के अंदर, कोई भी एक पॉइंट, और कॉइल का इनपुट में टच किया। देखिए एक कॉइल का इनपुट में ये लाइन इस कॉइल के थ्रू जा रहा है, फिर ये निकल रहा है। इसमें नहीं है, इसमें देखिए दूसरा है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, फेज है, जो भी बोले, मतलब दूसरा पॉइंट का लाइन इसमें है। देखिए ये जा रहा है, ये निकल रहा है। मतलब लाइन और न्यूट्रल ये कॉइल होके जा रहा है, और उसके बीच में एक क्या लगा हुआ है, एक थर्मल फ्यूज लगा। मतलब अगर इसको हम लाइव लाइन या फेज पकड़ लेते हैं तो फेज ऐसे कॉइल से निकल रहा है, और न्यूट्रल फिर दूसरा कॉइल से होके निकल रहा है। मतलब लाइन और न्यूट्रल कॉइल से होके निकल रहा है। अभी लाइन और न्यूट्रल जब कॉइल होके निकल रहा है तो ये लाइन और न्यूट्रल कहा जा रहा है। देखिए ये लाइन और न्यूट्रल जो है, ये जो ब्रिज मॉड्यूल है, इधर में मैंने आपको दिखाया था, ये ब्रिज मॉड्यूल का इनपुट में जा रहा है। तो टेस्ट कर लेते हैं ब्रिज मॉड्यूल के इनपुट में जा रहा है क्या। देखिए इसका ब्रिज मॉड्यूल के इनपुट में टच करना है, और देखिए इस जैक में भी टच करना है। आपको बीप का साउंड सुनाई देना चाहिए, देखिए सुनाई दे रहा है। देखिए एक पॉइंट में, दूसरा पॉइंट में नहीं है, दूसरा पॉइंट इधर है। देखिए दूसरा पॉइंट वो दिख रहा है, उसमें टच करना है। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाए। देखिए उस पॉइंट, देखिए टच हुआ कि पता नहीं, टच हुआ होगा। देखिए बीप का साउंड सुनाई दे रहा, बीप का साउंड सुनाई दे रहा है। मतलब लाइन और न्यूट्रल इस पॉइंट में आता है। ये फिल्टर कैपेसिटर लाइन और न्यूट्रल के बीच में लगा हुआ है। ये फिल्टर कैपेसिटर का 2 पोल है। देखिए एक पोल के साथ आपको लाइन या न्यूट्रल के साथ कंटिन्यूटी मिलेगा, देखिए मिल रहा है, और दूसरे पोल के साथ आपको दूसरे का मिलेगा, देखिए मिल रहा है।
मतलब ये लाइन और न्यूट्रल के बीच में है। अभी इतना तक जो सर्किट हो गया, इस सर्किट को बोलते हैं EMI फिल्टर सर्किट। इस कॉइल का काम क्या है? इस कॉइल का काम है जो एसी को ये फिल्टर करता है। ये इसमें एसी इन होता है, फिर वो डीसी बन के निकलता है, मतलब एक पोल पॉजिटिव बन जाता है, एक पोल नेगेटिव बन जाता है। डीसी है, ऑब्वियसली उसका पोलैरिटी रहेगा, तो डीसी कहा जाता है। वो डीसी जाता है ये फिल्टर कैपेसिटर में। ऐसा फिल्टर कैपेसिटर आपको हर एक पावर सप्लाई जो सेक्शन होगा, उसी पावर सप्लाई सेक्शन में हॉट साइड में आपको जरूर मिलेगा। ऐसा फिल्टर कैपेसिटर 100% मिलेगा ही मिलेगा। और ये है पोलर कैपेसिटर, मतलब इसका एक माइनस पोल होता है, एक प्लस पोल होता है। ये डीसी में यूज होता है। पोलर कैपेसिटर है इसलिए डीसी में यूज होता है। ये जो ब्रिज मॉड्यूल है, इसका एक पोल में देखिए प्लस लिखा हुआ है और एक पोल में देखिए माइनस लिखा हुआ है, मतलब इसमें प्लस माइनस आउट होता है। अभी प्लस वाला पोल जो फिल्टर कंडेंसर है उसका प्लस में जाता है। चलिए देख लेते हैं। ये प्लस वाला पोल है और फिल्टर कैपेसिटर का प्लस वाला पोल ये है। देखिए बीप का साउंड हो रहा है। बीप का साउंड हमेशा लंबा आना चाहिए, इसका मतलब कंटिन्यूटी है। और माइनस वाला जो पोल है, देखिए ये माइनस वाला पोल है। ये माइनस वाला पोल फिल्टर कंडेंसर का माइनस में जा रहा है, मतलब यह डीसी है, इसलिए ये फिल्टर कंडेंसर में जा रहा है प्योर डीसी बनने के लिए। तो इसी फिल्टर कंडेंसर में हम लोगों को 300 वोल्ट डीसी हमेशा चेक करना है। और इसलिए मैं बोला था जब आप काम कीजिएगा तो इसको डिस्चार्ज कर लीजिएगा, इसमें कभी कभी करंट स्टोर हुआ रहता है। फिल्टर कंडेंसर में हम लोगों को 300 वोल्ट डीसी अगर मिल जाए तो यहाँ तक पूरा सेक्शन, EMI सेक्शन और डीसी सेक्शन पूरा ओके है। अभी देखिए तो डीसी तो बन गया, इधर में हम लोग को 300 वोल्ट मतलब 300 वोल्ट के ऊपर मिलना चाहिए। 310, 320, 328, 330 ऐसा मिलना चाहिए। 300 के ऊपर हमको इधर में डीसी वोल्ट प्राप्त होना चाहिए मल्टीमीटर से। अच्छा, अगर 300 वोल्ट डीसी अगर प्राप्त नहीं हुआ तो हम लोगों को इस सेक्शन को पहले देखना पड़ेगा। अच्छा, इधर में मान लेते 300 वोल्ट डीसी प्राप्त हो गया। अभी 300 वोल्ट का डीसी का अभी जो नेगेटिव है वो तो कॉमन है पूरा पावर सप्लाई में, मतलब हॉट साइड का नेगेटिव हॉट साइड में कॉमन है। पॉजिटिव है वो कहाँ जाता है? जो पॉजिटिव है वो, अच्छा इधर में देखिए एक एनटीसी लगा हुआ है, मतलब इसका डीसी साइड में एक डीसी सप्लाई जो होता है, जो प्लस होता है, वो डीसी सप्लाई थ्रू एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स। ये एनटीसी होके ये भी एक टाइप का, आप मान लीजिए एक फ्यूज ही है, रेजिस्टिव टाइप का ये फ्यूज है। अगर ओवर वोल्टेज हो जाए, ओवर करंट हो जाए तो ये एनटीसी ब्लास्ट हो जाएगा, सर्किट को प्रोटेक्ट कर देगा। ये प्लस कहा जाता है। देखिए अभी इस डीसी सप्लाई को ये जो चॉपर ट्रांसफार्मर है, ये चॉपर ट्रांसफार्मर से एक प्राइमरी स्विचिंग सेक्शन बनाया जाता है। प्राइमरी स्विचिंग सेक्शन, जहाँ पे ये जो 300 वोल्ट के ऊपर जो डीसी बन रहा है, इसको बहुत फास्ट काट इन काट आउट करवाया जाता है, मतलब चॉपिंग करवाया जाता है। इसको चॉपिंग, एक बार कनेक्ट होगा, एक बार डिसकनेक्ट होगा। मतलब जैसे आप एक हाथ से स्विच को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करिएगा तो क्या होगा? करंट एक बार फ्लो होगा, एक बार बंद होगा, एक बार फ्लो होगा, एक बार बंद होगा। तो उसी काम को ही करवाने के लिए एक इधर में एक सर्किट को डिजाइन किया जाता है SMPS में। वो सर्किट कैसा होता है? तो स्विचिंग के लिए क्या क्या यूज में लिया गया है, देखिए एक चॉपर ट्रांसफार्मर। ये चॉपर ट्रांसफार्मर का 2 वाइंडिंग होता है। एक प्राइमरी वाइंडिंग जिस वाइंडिंग में स्विचिंग करवाया जाता है, और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग जिस ऑक्सिलरी वाइंडिंग से स्विचिंग का फीडबैक मिलता है किसी कंपोनेंट को। चलिए, एट फर्स्ट जो डीसी सप्लाई है वो इस चॉपर का वाइंडिंग में जाता है, फर्स्ट एंटी करता है जो डीसी सप्लाई है। डीसी सप्लाई का पॉजिटिव ये है, एनटीसी होके गुजर रहा है,
अभी चॉपर में इन करेगा डीसी सप्लाई। देखिए प्लस सप्लाई सबसे पहले चॉपर ट्रांसफार्मर में वो एक वाइंडिंग में इन होता है। देखिए यहाँ पे इन हुआ, फिर वो वाइंडिंग घूम के यहाँ से निकलता है। निकल के कहाँ जाता है? वाइंडिंग से निकल के, आप याद रखिए वाइंडिंग से निकला एक मॉसफेट है, इस मॉसफेट का ड्रेन में आता है। सबसे पहले ड्रेन में आके वो रेडी रहता है। ये मॉसफेट स्विचिंग का काम करता है। मॉसफेट को ऑन ऑफ बहुत फास्ट ऑन ऑफ करवाने के लिए देखिए इधर में एक स्विचिंग आईसी को यूज़ किया जाता है। स्विचिंग आईसी बहुत छोटा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए इधर में 6 पिन का एक स्विचिंग आईसी को यूज़ करता है। जैसे आप हाथ से स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो ये आईसी वो काम कर देता है। इस मॉसफेट को बहुत जल्दी, मतलब मानिए 1 सेकेंड में 40,000 बार 50,000 बार वो स्विचिंग कर देता है। एकदम बहुत फास्ट स्विचिंग कर देता है। देखिए ये मॉसफेट का जो ड्रेन है, देखिए मॉसफेट का 3 टर्मिनल होता है। ए टर्मिनल होता है गेट, ए टर्मिनल होता है ड्रेन, ए टर्मिनल होता है सोर्स। मतलब गेट ड्रेन सोर्स कोई भी मॉसफेट हो, एसएमडी टाइप का हो या नॉर्मल मॉसफेट हो, गेट हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, गेट ड्रेन बीच में रहेगा और सोर्स इसका साइड में रहेगा। ये एन चैनल का मॉसफेट होता है। मॉसफेट के बारे में मैं बाद में भी वीडियो बनाऊंगा। अभी आप जान लीजिए ये एन चैनल का मॉसफेट होता है। एन चैनल का मॉसफेट में ड्रेन में फास्ट सप्लाई जो होता है वो ड्रेन में इन होता है, ड्रेन से इन होता है, और इसका जो सोर्स होता है वो ग्राउंड रहता है। ये आप याद रखिए एन चैनल मॉसफेट में। अभी देखिए ये मॉसफेट का जो ड्रेन है वो ये हीट सिंक के मदद में कनेक्ट है। देखिए ड्रेन के साथ ये ड्रेन है। बीच वाला पॉइंट जो है ये यही पॉइंट है। देखिए इधर में जो पॉइंट है यही पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट सेम पॉइंट ही है। तो मैं इसको ही धर लेता हूँ। इसके साथ देखिए इसका कनेक्ट है, मतलब एक हीट सिंक जैसा इसको बनाया गया है। मॉसफेट हीट ना हो, ये हीट सिंक है, मतलब यही पॉइंट ड्रेन है। पकड़ लेते हैं। देखिए चॉपर से निकल के यही जो हीट ड्रेन में आ गया। देखिए मॉसफेट का ड्रेन में आ गया और कोई नहीं गया है। ये मॉसफेट का ड्रेन में आके रेडी रहता है स्विचिंग के लिए। जैसे ही मॉसफेट का ड्रेन में आया वैसे ही ये आईसी स्विचिंग कर देता है, सिस्टम को एक बार स्विच कर देता है। कहाँ गया आईसी? ये आईसी सिस्टम को स्विच कर देता है। जैसे ये सिस्टम को एक बार स्विच करता है, ये मॉसफेट बहुत फास्ट ये 300 वोल्ट जो डीसी इसका ड्रेन में रेडी है इसको ग्राउंड कर देता है। बहुत फास्ट ये ग्राउंड कर देता है, एक बार छोड़ देता है, ग्राउंड के साथ कनेक्ट करता है, एक बार छोड़ देता है। बहुत फास्ट करता है। एक बार मतलब इसका वाइंडिंग के अंदर से एक बार करंट जाता है, एक बार बंद हो जाता है। तो ये जाना और बंद होना इतना फास्ट होता है, इसके वजह से इसका ऑक्सिलरी वाइंडिंग में एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। मैंने बताया था चॉपर में 2 वाइंडिंग होता है प्राइमरी में जनरली। एक इसका प्राइमरी वाइंडिंग होता है जिस वाइंडिंग में स्विचिंग करवाया जाता है, और एक होता है इसका ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये होता है इसका ऑक्सिलरी वाइंडिंग। इस वाइंडिंग के साथ इस वाइंडिंग का कोई रिलेशन नहीं है। ये चॉपर का प्राइमरी साइड है, हॉट साइड है। इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग में एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। एक पॉइंट इसका ग्राउंड रहता है। देखिए एक पॉइंट जो है इसका ग्राउंड है, पूरा फुल्ली ग्राउंड है। देखिए ये कैपेसिटर में हम लोग देखेंगे, क्योंकि कैपेसिटर का ग्राउंड ही हॉट साइड का ग्राउंड है। दूसरा पॉइंट से जो एसी वोल्टेज निकलता है वो एसी वोल्टेज को एक डायोड का मदद से डीसी बना दिया जाता है। देखिए सर्किट में एक डायोड भी आपको मिलेगा। देखिए इधर में एक डायोड है, देखिए ये डायोड है। मतलब इस वाइंडिंग से जो वोल्टेज आ रहा है वो डायोड में आ रहा है, डायोड से फिर वो डीसी बन जाता है। देखिए मैंने एक वाइंडिंग में पकड़ लिया मीटर के एक प्रॉप को। अभी मैं डायोड में टच करता हूँ। देखिए डायोड में कंटिन्यूटी है, मतलब एक डीसी सर्किट बनाया है। अभी डायोड से निकल के ये वोल्टेज कहा जाता है, ये डायोड से निकला
कैथोड से निकला, डीसी बन के निकला, एसी है डीसी बन के निकला। ये वोल्टेज कहाँ जाता है? देखिए ये जो आईसी है इसका किसी एक पिन में जाएगा, ये वोल्टेज जरूर जाएगा किसी एक पिन में। देखते हैं, देखिए इसका इस पिन में गया है, देखिए इस पिन में गया है। ये फीडबैक है, ये फीडबैक वोल्टेज है इस आईसी का, मतलब स्विचिंग हो रहा है, स्विचिंग हो रहा है, मैं स्विचिंग करता रहूँ। ये फीडबैक वोल्टेज है इस आईसी का। ये वोल्टेज नहीं मिलने से पहला स्विचिंग होगा, चिक 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 एसएमपीएस ऐसा साउंड करेगा, मतलब उसको फीडबैक नहीं मिल रहा है। या तो आईसी खराब हो गया है, फीडबैक मिल रहा है, आईसी स्विचिंग कर नहीं पा रहा है, आईसी खराब हो गया है, या तो इसका डायोड खराब हो गया है। जो डायोड है, डायोड खराब हो गया, या डायोड से आ रहा है कुछ रेजिस्टेंस होके फिर डायोड में आ रहा है, या डायोड से कुछ रेजिस्टेंस होके जा रहा है। वो रेजिस्टेंस वगैरह को आपको चेक कर लेना है। इधर में रेजिस्टेंस भी लगा हुआ होगा, कुछ लाइन कभी कभी रेजिस्टेंस थ्रू भी डायोड में आता है, डायोड से जाने के टाइम पे रेजिस्टेंस थ्रू भी जाता है, ठीक है। तो एसएमपीएस ऐसा साउंड करेगा, चिक 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 करके साउंड करेगा। इसका मतलब इसको फीडबैक नहीं मिल रहा है, ये स्विचिंग का कोशिश कर रहा है। पहले टाइम ये स्विचिंग करेगा फर्स्ट, जैसे ही आपने पावर सप्लाई को ऑन किया तुरंत ये स्विचिंग करेगा, स्विचिंग करेगा। ऑक्सिलरी सप्लाई डायोड की मदद से इसको मिलना चाहिए। ये सप्लाई अगर नहीं मिले, ऑक्सिलरी सप्लाई, ये स्विचिंग को बंद कर देगा। ये पहला स्टेज हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि स्विचिंग का काम कैसे होता है। अभी स्विचिंग हो रहा है, प्राइमरी साइड में बहुत तेजी से स्विचिंग हो रहा है। इस तेजी के स्विचिंग के वजह से इसका जो चॉपर का जो सेकेंडरी साइड है, फॉलो कीजिए, बहुत तेजी से स्विचिंग हो रहा है। प्राइमरी साइड में डीसी वोल्टेज को काट इन काट आउट हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग हो रहा है। ये आईसी कर रहा है, इस मॉसफेट का ड्रेन में स्विचिंग कर रहा है। इस आईसी का इस मॉसफेट का गेट के साथ कनेक्शन रहता है, किसी एक पिन के साथ, क्योंकि उसी पिन से इस गेट को बहुत तेजी से स्विचिंग करवाया जाता है। थ्रू रेजिस्टेंस हो सकता है या डायरेक्ट भी हो सकता है। पहले देख लेते हैं डायरेक्ट है क्या, देख लेते हैं। देखिए मैंने गेट में पकड़ लिया, मॉसफेट का गेट में ही स्विचिंग किया जाता है। स्विचिंग पल्स जो आता है आईसी से पहला गेट में ही आता है, तो गेट में मैं पकड़ा हुआ हूँ। हाँ, अभी देख लेते हैं, इसको घुमाना है, नहीं डायरेक्ट नहीं है, शायद इसका सामने कुछ रेजिस्टेंस कुछ होगा। ये देखिए ये रेजिस्टेंस में आ रहा है, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, पर डिटेल्स में समझने के लिए वीडियो को आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। देखिए रेजिस्टेंस में आ रहा है, इसको ट्रेसिंग भी बोलते हैं। ऐसे ट्रेसिंग भी करते हैं हम लोग काम के टाइम पे, जब सर्किट को समझ में नहीं आता, कभी कभी कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाता है, तो ऐसे ट्रेसिंग करते करते आपको देखना है और उसको ड्राइंग करते जाना है आपके अनुसार। देखिए इधर में आ रहा है, ड्रेन से इस रेजिस्टेंस का कनेक्ट है, फिर इस रेजिस्टेंस से देखिए इस आईसी का एक पिन में होना चाहिए। ये आईसी में गया होगा, देखिए आईसी का इस पिन में गया है। ठीक है, तो ये आईसी से ही स्विचिंग का काम होता है। ये आईसी मॉसफेट को स्विचिंग करता है। मतलब आईसी का देखिए 6 पिन है, एक पिन स्विचिंग के लिए, एक पिन फीडबैक के लिए, ऑक्सिलरी फीडबैक डीसी सप्लाई के लिए। अभी जब स्विचिंग करता है, ये प्राइमरी में बहुत तेज़ी से स्विचिंग करता है, तो सेकेंडरी में एक वोल्टेज इंड्यूस होता है। ये शॉर्ट की डायोड है, मतलब ये ब्रिज डायोड है। इस डायोड के द्वारा ये एसी डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये जो डायोड है, ये डायोड से यहाँ पे जो एसी बन रहा है वो डीसी, ये डायोड होके जब गुजरता है ब्रिज डायोड से, इसको डीसी कर दिया जाता है।
डीसी को फिल्टर करने के लिए इधर फिल्टर कंडेंसर भी लगा हुआ होता है, इधर में फिल्टर कंडेंसर सब लगा हुआ होता है। अच्छा, तो ये हो गया कोल्ड साइड। अभी कोल्ड साइड का काम चल रहा है। जब ये डीसी बन जाता है फिर ये डीसी सप्लाई से तरह तरह के सप्लाई उसको बनाया जाएगा। सीपीयू के लिए, आपका रैम के लिए, बैकलाइट ड्राइवर के लिए इस सप्लाई को निकाला जाता है। देखिए ये जो डीसी सप्लाई बन रहा है, ये डीसी सप्लाई डायोड का कैथोड से निकल रहा है। ये कैथोड है डायोड का और ये 2 एनोड है डायोड का। 2 एनोड होता है इसमें और कॉमन कैथोड होता है। ये कॉमन कैथोड डायोड है। मान लीजिए 12 वोल्ट सप्लाई बन रहा है या 24 वोल्ट सप्लाई बन रहा है, जो भी सप्लाई बन रहा है ये सप्लाई को स्टेबल रखना है। यही एसएमपीएस का काम है। तो ये सप्लाई को स्टेबल रखने के लिए इस साइड और कोल्ड साइड के ठीक बीच में एक ऑप्टो कपलर लगाया है। तो ये सप्लाई जो बन रहा है, अगर 12 वोल्ट बन रहा है ये कॉमन कैथोड डायोड में, तो ये 12 वोल्ट स्टेबल रहना चाहिए। अगर 24 वोल्ट बन रहा है तो 24 वोल्ट स्टेबल रहना चाहिए। तो इसको स्टेबल रखने के लिए इस ऑप्टो कपलर के थ्रू कोल्ड साइड से हॉट साइड में ये जो आईसी है, इस आईसी में एक फीडबैक दिया जाता है, समथिंग वोल्टेज बाय लाइट। इसके अंदर एक लाइट है, इधर में एक एलईडी है। ऑप्टो कपलर के 1 और 2 इस पिन में एक एलईडी लाइट है। मतलब ये एलईडी लाइट के थ्रू इधर में एक फोटोसेंस डायोड है, फोटोसेंस डायोड। तो फोटोसेंस डायोड से ये आईसी में एक वोल्टेज दिया जाता है। जो वोल्टेज से ये आईसी सेंस करता है कितना स्विचिंग करवाना है, जिससे इधर में 12 वोल्ट स्टेबल रहे। आउट मतलब सेकेंडरी से थ्रू लाइट प्राइमरी को एक स्विचिंग सिग्नल भेजा जाता है, जिस सिग्नल के द्वारा ये आईसी को समझ में आता है कि मेरा 12 वोल्ट स्टेबल रखने के लिए कितना स्विचिंग करना चाहिए। जितना लाइट ज़्यादा जलेगा उतना स्विचिंग कम होगा, जितना लाइट कम जलेगा उतना स्विचिंग ज़्यादा होगा। मतलब अगर लाइट ज़्यादा जले तो स्विचिंग कम हो जाएगा, आउटपुट में वोल्टेज कम आएगा। तो अगर लाइट कम जले तो स्विचिंग का ज़्यादा होगा, आउटपुट में वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो ऑप्टो कपलर को अगर आप खोल दिए और एसएमपीएस को ऑन कर दिया तो इस आईसी को फीडबैक नहीं मिलेगा कि कितना स्विचिंग करना है। तो ये सोचेगा और भी ज़्यादा स्विचिंग कर दूँ, और भी ज़्यादा स्विचिंग कर दूँ, तो आउटपुट में मुझे फीडबैक अभी मिलेगा, मुझे फीडबैक अभी मिलेगा। तो ये ज़्यादा स्विचिंग इतना जल्दी फास्ट कर देगा कि आपका जो एसएमपीएस का जो आउटपुट है इसका कंडेंसर ब्लास्ट हो जाएगा, आउटपुट में ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा, आईसी और जो कंपोनेंट है वो खराब हो जाएगा। तो ऑप्टो कपलर को कभी भी खोल के आप एसएमपीएस को ऑन मत कीजिए। ये खोलने से आउटपुट का वोल्टेज हाई हो जाएगा। तो एक बहुत ही खास चीज़ है एसएमपीएस में, जो हॉट साइड और कोल्ड साइड के बीच लगा हुआ रहता है। थ्रू लाइट, एक लाइट के थ्रू ये आउटपुट में कितना वोल्टेज को स्टेबल रखना है वो इनपुट में संदेशा पहुंचाता है कि कितना स्विचिंग करवाना है प्राइमरी में। ओके, यही प्रोसेस है पूरा एसएमपीएस का। जो डायोड मॉड्यूल है, यहाँ पे जो वोल्टेज बन रहा है यही मेन वोल्टेज होता है। तो यही मेन वोल्टेज से कैसे ऑप्टो कपलर के थ्रू इस आईसी को फीडबैक दिया जाता है वो सर्किट को हम लोग देख लेते हैं। कि इधर में एक रेजिस्टेंस का पैकेज बनाया हुआ है, 3 रेजिस्टेंस का एक पैकेज। देखिए जो सप्लाई बन रहा है वो पहले देखिए इस रेजिस्टेंस का जो पैकेज है इसमें आता है। देखिए चाहे 12 वोल्ट बने चाहे 24 वोल्ट बने, इसको स्टेबल रखना है। इधर से फिर रेजिस्टेंस होके निकलता है, 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है। ये रेजिस्टेंस होके निकल के देखिए कहाँ आता है। मैं उस रेजिस्टेंस पे मीटर का पब धरा हूँ, फिर देखिए ऑप्टो कपलर के सामने जो रेजिस्टेंस है उसमें आता है। देखिए इधर में आया, मतलब सप्लाई आया। ऑप्टो कपलर के अंदर जो एलईडी है उसका
पॉजिटिव पोल में सप्लाई आया। एलईडी का देखिए एनोड में सप्लाई, इस रेजिस्टेंस के थ्रू एनोड में सप्लाई आया। देखिए अभी एलईडी कितना जलेगा उसके लिए उसको ग्राउंड चाहिए। जितना ग्राउंड मिलेगा एलईडी का लाइट का इंटेंसिटी उतना हाई होगा, जितना ग्राउंड कम मिलेगा उतना इंटेंसिटी लो होगा। मतलब अगर ग्राउंड कम मिले तो इंटेंसिटी कम होगा, इंटेंसिटी कम होगा तो इस आईसी को फीडबैक जाएगा, इंटेंसिटी कम हो रहा है फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, और भी ज़्यादा जोर से ये आईसी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा तेज़ी से, और भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। अच्छा, लाइट का ग्लो अगर ज़्यादा हुआ तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी को कम आओ तो आउटपुट में वोल्टेज स्टेबल रहेगा। ऐसे करके ये आउटपुट का वोल्टेज स्टेबल रहता है। ये जो ऑप्टो कपलर है इसका एलईडी को जलना होगा, ताकि एलईडी जल के इसका जो प्राइमरी साइड है उस साइड में जो स्विचिंग वाला आईसी है इसको संदेशा भेजे कि कितना फ्रीक्वेंसी चलाना है, प्राइमरी में कितना फ्रीक्वेंसी करना है। तो इसके लिए एलईडी को जलने के लिए एलईडी में सप्लाई तो आ गया, फिर इसको एलईडी को ग्राउंड चाहिए। अभी ग्राउंड इसको नहीं मिलेगा। इसको ग्राउंड मिलने तभी मिलेगा जब इधर में ये ट्रांजिस्टर जितना एक्टिव होगा उतना ग्राउंड इसको मिलेगा। अभी ट्रांजिस्टर का इधर में TL431 ट्रांजिस्टर यूज़ किया है। ये TL431 जो ट्रांजिस्टर है इसमें ये एक टाइप का रेफरेंस वोल्टेज ट्रांजिस्टर है। देखिए इसमें पिन नंबर जो 1 है इस ट्रांजिस्टर का, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए ये TL431 मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए 431 लिखा हुआ है। ये जो 431 है इसका जो फर्स्ट वाला पिन है, इधर से फर्स्ट पिन होगा 1 2 3। फर्स्ट वाला जो पिन है ये है आपका रेफरेंस पिन है, और ये इसका एनोड है और ये इसका कैथोड है। रेफरेंस, एनोड और कैथोड, ये जो TL431 रेफरेंस ट्रांजिस्टर बोलते हैं इसको। अभी देखिए एनोड ग्राउंड रहेगा, एनोड जो है इसका ग्राउंड रहेगा, एनोड ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एनोड जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। एनोड में मैं धरा हूँ। अभी देखिए ये वाला पिन ग्राउंड है। देखिए एनोड पोर्शन ग्राउंड है। अभी ग्राउंड इधर आके रेडी है। अभी इसको ग्राउंड नहीं मिल रहा है। ग्राउंड कब मिलेगा? ग्राउंड तब मिलेगा जब इसका जो रेफरेंस पिन है इसमें वोल्टेज देंगे। कितना वोल्टेज देंगे रेफरेंस पिन में वो डिपेंड करता है आउटपुट में जो वोल्टेज निकल रहा है उसी वोल्टेज से ही एक वोल्टेज ये रेफरेंस पिन में देना है। तो ये वोल्टेज देखिए कैसे देना है। ये आउटपुट का शॉर्टकी डायोड से इधर में एक रेजिस्टेंस है, इसमें पहले वोल्टेज आता है। देखिए अगर 12 वोल्ट चाहिए तो 12 वोल्ट पहले इधर आता है, फिर इधर से एक रेजिस्टेंस होके वो और एक रेजिस्टेंस में सीरीज होता है। 2 रेजिस्टेंस मतलब 12 वोल्ट इधर आया, आउटपुट में जो वोल्टेज बना वो वोल्टेज इस रेजिस्टेंस में आया, फिर ये रेजिस्टेंस होके और एक रेजिस्टेंस के थ्रू देखिए सीरीज होके ये ग्राउंड हो जाता है। देखिए ये ग्राउंड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ग्राउंड है। ठीक इसका बीच से एक पॉइंट रेफरेंस वोल्टेज के लिए ले लिया जाता है। देखिए ठीक इस 2 रेजिस्टेंस है, ये 2 रेजिस्टेंस के बीच से देखिए मतलब इधर में एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाया गया है। ये रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में करके मतलब एक में सप्लाई आता है और 2 रेजिस्टेंस सीरीज होके फिर एक रेजिस्टेंस ग्राउंड हो जाता है। अगर R1 R2 पकड़ ले तो R1 में सप्लाई आता है और वो सप्लाई R2 होके ग्राउंड हो जाता है और R1 और R2 के बीच से एक रेफरेंस वोल्टेज इस रेफरेंस की पिन को दिया जाता है। जैसे ये रेफरेंस वोल्टेज इसको मिलता है वैसे ही इसको ग्राउंड मिल जाता है इस कैथोड को।
ऑप्टो कपलर का पिन नंबर 2 को ग्राउंड मिल जाता है, एलईडी जलता है। जितना रेफरेंस वोल्टेज बढ़ेगा उतना एलईडी को ग्राउंड ज़्यादा मिलेगा, जितना रेफरेंस वोल्टेज कम होगा उतना ग्राउंड इसको कम मिलेगा। तो यही रेफरेंस वोल्टेज को सेटिंग करने के लिए इधर में 2 रेजिस्टेंस को यूज़ किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यही रेफरेंस वोल्टेज को सेटिंग करने के लिए इधर में 2 रेजिस्टेंस का यूज़ किया गया है। यही 2 रेजिस्टेंस मिलके जो TL431 का मदद से इस ऑप्टो कपलर का एलईडी को कितना जलना है कि जितना जलने से ये प्राइमरी साइड में जो स्विचिंग होगा, जितना जलने से प्राइमरी साइड में जो स्विचिंग होगा, उस स्विचिंग के वजह से इधर में जितना रिक्वायर्ड वोल्टेज है उतना ही बनेगा। समझे मेरे बात को, मैं क्या बोलना चाहता हूँ? इस बात को आप समझने का कोशिश कीजिए। मैं फिर एक बार बोलता हूँ। मान लीजिए इधर में 12 वोल्ट चाहिए, 12 वोल्ट एकदम स्टेबल चाहिए, या 24 वोल्ट चाहिए, एकदम स्टेबल चाहिए। तो जैसे ही इधर में 24 वोल्ट आया, उसी 24 वोल्ट से ये 2 जो रेजिस्टेंस है R1 और R2, ये 2 रेजिस्टेंस को ऐसे सेटिंग करना है, ऐसे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाना है कि ये जो रेफरेंस वोल्टेज है वो रेफरेंस पिन को मिले और उतना ही ग्राउंड इसको मिले, जितना ग्राउंड मिलने से ये इतना स्विचिंग करेगा कि इधर जो वोल्टेज चाहिए, अगर 12 चाहिए तो 12 के लिए ही उतना स्विचिंग ही होगा, अगर 24 चाहिए तो 24 के लिए ये आईसी जो होता है उतना ही स्विचिंग करेगा, जो 6 पिन का आईसी होता है उतना ही स्विचिंग करेगा। मतलब ये आईसी कितना स्पीड से स्विचिंग करेगा वो डिपेंड करता है कि ये जो आपका रेफरेंस वोल्टेज वाला जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाया गया है, इससे कितना रेफरेंस वोल्टेज इसको दिया जाता है कि उससे उतना स्विचिंग हो। इसीलिए ये वोल्टेज आउटपुट में ये वोल्टेज स्टेबल रहता है, और इस सर्किट को बोलते हैं पुश पुल सर्किट। तो TL431 जो रेफरेंस वोल्टेज वाला जो ट्रांजिस्टर है, ये आपको मैक्सिमम पावर सप्लाई में मिलेगा। इसी के मदद से और ऑप्टो कपलर के मदद से प्राइमरी में कितना, सेकेंडरी में कितना वोल्टेज चाहिए उसको स्टेबल रखने के लिए सेकेंडरी से एक मैसेज थ्रू लाइट, प्राइमरी के साथ सेकेंडरी का कोई कनेक्शन नहीं है, सिवाय एक लाइट के। थ्रू लाइट का इंटेंसिटी के ऊपर सेकेंडरी का फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होता है। जितना लाइट ज़्यादा जलेगा सेकेंडरी में स्विचिंग उतना कम होगा, जितना लाइट कम जलेगा सेकेंडरी में उतना स्विचिंग कम होगा। अगर मान लीजिए आपने ये जो रेफरेंस वोल्टेज वाला जो रेजिस्टेंस है, ये रेफरेंस वोल्टेज वाला जो रेजिस्टेंस है, इसको ऐसा आपने एडजस्ट कर दिया कि इधर में रेफरेंस वोल्टेज ज़्यादा मिल गया। अगर रेफरेंस वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो इसको ग्राउंड भी ज़्यादा मिलेगा और एलईडी भी ज़्यादा जलेगा। अब ज़्यादा एलईडी जलने से इसका फ्रीक्वेंसी, इस आईसी का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगा। लाइट जब ज़्यादा जलेगा फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, मॉसफेट बहुत लो स्पीड से स्विचिंग करेगा, आउटपुट में वोल्टेज कम बनेगा। अगर रेफरेंस वोल्टेज को आप ऐसा एडजस्ट कर दिए, इस 2 रेजिस्टेंस को, ये 2 रेजिस्टेंस को आपने ऐसा एडजस्ट कर दिए कि इसको ग्राउंड एकदम कम मिल रहा है इसको, तो लाइट कम जलेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, तो आउटपुट का वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। इसलिए इसको फिक्स्ड रहना है, फिक्स्ड कर देता है, इसको कैलकुलेशन करके इसको फिक्स्ड कर देता है कि कितना रेफरेंस वोल्टेज देने से इधर में रिक्वायर्ड वोल्टेज मिलेगा। मतलब अगर 12 चाहिए उसी हिसाब से इसको रेफरेंस वोल्टेज मिलेगा ऑप्टो कपलर को, उसी हिसाब से इसको ग्राउंड मिलेगा। इधर में 24 वोल्ट चाहिए तो उसी हिसाब से इसको ग्राउंड मिलेगा। यही प्रोसेस है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया,
डिटेल्स बताते बताते। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।